1993 बम धमाकों में टाटा अदालत ने 12 को फांसी, 20 को उम्र कैद सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। फैसला यह कि एक अभियुक्त जो कि फरार है, याकूब मेमन, उस फांसी की सजा को बरकरार रखा है। बाकी 10 की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला यहां पर आया है। याकूब मेमन जो कि फरार आरोपी है, फरार दोषी है, आरोपी बल्कि दोषी कहा जाना चाहिए, दोषी है ये। टाडा अदालत ने इसे फांसी की सजा सुनाई थी और उस पर फैसला बरकरार रखा है। सिर्फ ये एक फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बाकी जो इससे बड़ा फैसला आया है वो 10 ऐसे दोषी थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, जिन्हें उम्र कैद में बदल दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला यहां पर आया है। इसके अलावा 20 और ऐसे अभियुक्त थे जिन्हें उम्र कैद जो सुनाई गई थी, यानी कि अब सिर्फ एक को फांसी होगी और वो भी फरार है। जितने भी फरार हैं, जिसमें दाऊद इब्राहिम सबसे बड़ा, जिसका सुराग अभी तक हम नहीं लगा पाए हैं, उसके बाद याकूब मेमन जिसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है। गौर साहब, फिर से हम आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन धीरेन्द्र सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं। धीरेन्द्र, क्या कोई और खबर आ पाई है इस वक्त, कोई और फैसला आ पाया है? और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने पर कोई टिप्पणी भी की है क्या, धीरेन्द्र? नहीं, देखिए, उन्होंने अभी सिर्फ जो 10 जिन लोगों की सजा है, उन्होंने फांसी से उम्र कैद की है, उनके बारे में अभी पूरी डिटेल उन्होंने बहस की है। और उसके बाद चूंकि सबसे पहले उन्होंने मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर याकूब मेमन को माना है और उसके साथ साथ अपने ऑब्जर्वेशन में पाकिस्तान पर भी कई टिप्पणियां की हैं। साथ ही साथ जो बेंच है उसने ये भी कहा कि कस्टम अधिकारियों का रोल उस वक्त सही नहीं था, जिसके चलते ये विस्फोटक यहाँ तक पहुंचे। और इसके साथ ही इन तमाम लोगों के जो 12 में से 10 लोग हैं जो अभी जो जिंदा लोग थे, जिनको उन्होंने उनकी सजा जो सजाए मौत थी उसको उम्र कैद में बदल दिया है। जी धीरेन्द्र, बने रहिए, हम दोबारा आते रहेंगे आपके पास और जानकारी हासिल करते रहेंगे। गौर साहब, ये कहीं ना कहीं उन जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जो लोग इन बम धमाकों में मारे गए थे, उनके परिजनों के लिए एक झटका, एक निराशा वाला फैसला। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखें कि उन लोगों को न्याय का इंतजार करते करते 20 साल लग गए जी, और आज जब न्याय चरम सीमा पर पहुंचा तो इन दुर्दांत और जघन्य अपराध करने वालों को जिन्हें फांसी की सजा मुकर्रर की गई थी, आज छोड़ दिया गया सिर्फ सिंपल लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर। मेरे हिसाब से आतंकवादी गतिविधि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑफेंसेस में आती है और उनकी फांसी की सजा बहुत यथोचित थी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच के उनको छोड़ा होगा, पर ये निस्संदेह ये एक निराशा का माहौल देती है उन मासूम परिवारों के लिए। ये एक उन मासूम परिवारों के लिए निराशा वाला कदम है। हम और बात जरूर करेंगे, फैसले आने शुरू हो चुके हैं और जैसे जैसे फैसला आएगा संजय दत्त पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। साहिल जोशी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, हम आपके पास भी आएंगे। सिद्धार्थ संजय दत्त के घर के बाहर हैं और सुप्रीम कोर्ट से धीरेन्द्र हैं। साहिल, ये याकूब मेमन जो मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा था, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कौन है, किस तरह से इसने साजिश रची थी, कैसे इन बम धमाकों को साहिल इसने अंजाम दिया था? देखिए, याकूब मेमन एक अहम हिस्सा है मेमन फैमिली का और टाइगर मेमन का छोटा भाई है। और टाइगर मेमन के मना करने के बावजूद भी वो अपने बाकी भाइयों के साथ भारत लौट आया था और उसका ही मानना था कि शायद उसकी सजा उसको कम मिलेगी या उसको सजा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका मानना था कि वो इस पूरे साजिश में शामिल नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि जो पैसा मुहैया कराने की बात थी, जो कॉन्स्पिरेसी की बात थी और ये पूरी साजिश रचने के लिए आर्म्स को मुंबई तक पहुंचाना, दुबई से यहां पर ले आना, वो सारी साजिश में जो पैसा लगना था वो सारा पैसा हवाला के जरिए याकूब मेमन ने मुहैया कराया था। और याकूब मेमन टाइगर मेमन के स्मगलिंग के कारोबार में भी इसी तरीके से उसके पैसे की लेन देन का काम पूरा देखता था और उसका कॉन्स्पिरेसी में पूरी तरीके से हाथ है। दूसरा, उस पर यह आरोप भी लग रहा था कि जो मेन कॉन्स्पिरेटर की तरह उसको देखा गया था। तो जो ट्रायल कोर्ट भी उसको जो सजा दी थी, उस वक्त उन्होंने साफ कर दिया था कि 15 साल वो जेल में बिता चुका है। लेकिन जिस तरीके से उसने ये कॉन्स्पिरेसी रची, जिस तरीके से लोगों को इस कॉन्स्पिरेसी में उसने शामिल करवाया,
आया, उससे देखते हुए उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और इसकी वजह से पीडी कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट के स्पेशल कोर्ट जो जज थे, उन्होंने टाडा कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपील किया है। दूसरी बात धीरेन कह रहे थे कि जो 10 बाकी लोग हैं उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनपढ़ लोग थे और उनको एक तरीके से उकसाया गया इस साजिश में शामिल होने के लिए। उसमें बाकी सारे कई लोग हैं, जिसमें असगर मुकद्दम है जो इनका मैनेजर था मेमन फैमिली का, और जो उनके स्मगलिंग के बाकी का काम दिखता था, उसके जैसे जो बाकी लोग हैं उस पर कहीं ना कहीं ये बात है कि टाडा कोर्ट ने उनके बारे में ये कहा था कि भले ही ये उनको जानकारी थी कि वो क्या कर रहे हैं, उसके बावजूद वो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हुए। जिस तरीके से उन्होंने प्लांट किए थे बॉम्ब, जो प्लांटर्स थे वो ज्यादा तौर पर अनपढ़ या आसपास के इलाके के लोग थे, जिनको मेमन परिवार ने एक तरीके से बहला फुसलाकर जो मुंबई में दंगे हुए थे उसकी बात कहकर उनको इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल किया था। बिल्कुल प्लांटर बनाया था, उनको ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा था। तो कुल मिलाकर मेमन फैमिली का कहीं ना कहीं इसमें पूरा बहुत बड़ा रोल है, जिसके चलते याकूब मेमन को की फांसी की सजा बरकरार रखी है मेन कॉन्स्पिरेटर बताते हुए।